कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह. And the translation reads, how many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. यहां से जंग शुरू हुई थी 5 दिसंबर को और 16 दिसंबर को फिर हमने हथियार डाल दिए थे. अपनी तकरीर में आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने 3 अहम पैगाम दिए. एक, आलमी बरादरी और भारत को कि कश्मीर के बगैर अमन पर हमेशा शक रहेगा. नाम लिए बगैर बता दिया कि हम दुश्मन की तादाद और ताकत से मरूब नहीं है. अमन की कोशिश को कमजोरी नहीं समझना चाहिए. माफ कीजिएगा, 1971 में कोई इतनी छोटी आर्मी तो नहीं थी हमारी, काफी बड़ी आर्मी थी. तादाद किसी की फतह की जामिन नहीं होती. हम मुसलमान हैं, मुसलमान का ईमान ही उसकी फतह होती है. मरकर वो शहीद होता है और जब कोई मरने की तमन्ना लेके दुश्मन को के पीछे निकलता है तो उसको रोकना मुमकिन नहीं है. मैं नहीं समझता कि इस किस्म की बातें हमें की जानी चाहिए. एक तरफ हम अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस की बात करते हैं, नेबर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की बात करते हैं, और हमें कौन थ्रेट दे रहा है? हमें किसी ने थ्रेट नहीं दी. पाकिस्तानी मीडिया के लाइव ट्रांसमिशन की आगाज़ इस वक्त की सबसे अहम खबर से करेंगे नाजरीन. हमारी नुमाइंदी फिजा खान के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है नाजरीन, सुनते जाइए. चीन में जैसा कि आपने देखा कि चीन में जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी चीफ की अंग्रेजी को लेकर भारी बेइज्जती हुई है, इसके बाद पाकिस्तान आते ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने यह फैसला किया है कि इस्लामाबाद में मौजूद अमेरिकन इंग्लिश स्पोकन क्लास ज्वाइन करने जा रहे हैं. तो एक तरफ हमारे आर्मी चीफ अमेरिकन इंग्लिश स्पोकन क्लास ज्वाइन करेंगे, वहीं दूसरी तरफ ट्विटर पर ईमान के नाम पे भारत से जंग करेंगे. जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल सही सुना आपने. मजीद जानकारी के लिए चलते हैं वीडियो में आगे. सुनते जाइए. After taking over the command of the Pakistan Army, it was my cherished desire to visit China before any other country. But unfortunately then China was going through the COVID pandemic and that was not possible. And it gives me immense pleasure that after the pandemic that I am the first army chief of any of the friendly countries of China that who is visiting China now after the pandemic. बात सिर्फ अंग्रेजी की नहीं है, ये भी बहाना बनाया जा सकता है कि वो चाइनीज को आहिस्ता आहिस्ता बोल के अंग्रेजी समझाने की कोशिश कर रहे हैं. तो मेरा सवाल है कि ये वो चाइनीज हैं जो अमेरिका को नथ डाल के रखी हुई है जिन्होंने, तो क्या अमेरिकी आके ऐसे अंग्रेजी बोलते हैं उनके सामने? लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है बॉडी लैंग्वेज. आंखें झुकी हुई, कंधे गिरे हुए, एक हारे हुए शख्स की ये बॉडी लैंग्वेज थी. इससे मुझे दुख पहुंचा है. दूसरा दुख जो मुझे पहुंचा है कि अंग्रेजी हमारी मादरी जुबान नहीं है. अगर आपको इस पे अबूर हासिल नहीं है, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है. मेरे लिए भी ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि अगर आप इस मुल्क के बड़े ओहदों पर हैं और आपको अंग्रेजी नहीं आती. मसला मुझे ये है कि आपको शर्मिंदगी है अपनी कौमी जुबान पे. वरना अगर आप ये वहां कन्वे कर देते कि मैं आ रहा हूं और मैं अपनी कौमी जुबान में बात करूंगा, तो वहां जो मुतरजम बैठे थे ना, अगर वो अंग्रेजी वाला बैठ सकता है तो वहां उर्दू वाला भी बैठ सकता है. चीन दुनिया की एक सुपर पावर है. आपको लगता है कि वो एक मुतरजम अरेंज नहीं कर सकते? आप अपने साथ भी एक ऐसे बंदे को बिठा सकते थे जो आपको उर्दू में तर्जुमा करके चाइनीज का बताएगा. ये कोई मुश्किल काम नहीं था. लेकिन आपने अंग्रेजी की पहले टांगे तोड़ी और अपने एतमाद को जाहिर किया जो आपको अपने अंदर भी नहीं है. आपकी शख्सियत में एतमाद नहीं है. एक और चीज, पाकिस्तान में शेर, पाकिस्तान में लोगों को नंगा करो, उल्टा लटकाओ, मारो, पाकिस्तान में रेड लाइनें लगाओ. जब चले जाओ वहां पे चीन के वज़ीर-ए-आज़म के सामने बैठे हो तो आपकी कांपे टांगना शुरू हो जाए. ये बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी. हमें कोई इंटिमिडेट नहीं कर रहा, और इसके बावजूद अब इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं, इस तरह के बयानात देना बेसिकली पब्लिक कंजम्पशन के लिए होते हैं. ये इसलिए होते हैं जी कि लोगों को बताया जाए जी कि हमारा ये स्टांस है, और कोई ये ना कहे जी कि इन्होंने जी कुछ कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, या इन्होंने कोई इंडिया के साथ कोई समझौता कर लिया है, या कोई और ये पीछे हट गए हैं, बैकफुट पे चले गए हैं. तो इस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस तरह की रिटोरिक का सहारा लिया जाता है, सिर्फ अपने आप को बताने के लिए कि नहीं भाई हम तो अब वहीं खड़े हैं जहां पहले थे, हमने कोई लचक नहीं, हम नहीं लचक दिखा रहे किसी किस्म की, हम कोई समझौता नहीं कर रहे. तो बेसिकली ये इस तरह का एक
एक कंजम्पशन के लिए, लोगों की कंजम्पशन के लिए, और जो मुखालिफिन है उनकी कंजम्पशन के लिए वो इस किस्म के बयानात दिए जाते हैं, और इनमें कोई सब्सटेंस नहीं होता है इस किस्म के बयानात में। जनरल आसिम मुनीर साहब जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, वो खुद पीएमए के ग्रेजुएट नहीं है, तो जो स्पीच उन्होंने वहां पे की है वो कोई जनरल आसिम मुनीर साहब ने जाती तौर पे नहीं लिखी होगी, उसको डिक्टेट उन्होंने नहीं कराया होगा, ना उनको बहुत वक्त मिला होगा कि उसकी नोक पल को वो दुरुस्त करें। तो स्पीच तो उनकी टीम ने लिखी होगी। वो टीम कौन है? वो उनके अपने चीफ ऑफ स्टाफ की टीम होगी जीएचक्यू के अंदर, या वो आईएसपीआर के लोगों ने वो तकरीर लिखी होगी, हमें इससे वाकिफ नहीं है। बहरहाल ये एक रिटन टेक्स्ट था, एक रिटन स्पीच थी जो जहां उन्होंने पढ़ी है। ये जो इस वक्त की सिचुएशन है इंडिया की, क्या आप समझते हैं कि इंडिया जंग करने के मूड में है, या वो जंग करना चाहता है, या उसके फेवर में जाती है किसी से लड़ाई करना, और क्या पाकिस्तान भी जंग करने की सिचुएशन में है? देखिए 47-48 में हमने कबायली भेजे कश्मीर में, और उन्होंने वहां जाके हमले किए, लूटमार की, और जब ये आगे बढ़ रहे थे तो फिर उसके बाद वो जो महाराजा हरी सिंह था उसने इंडिया को कहा कि मेरी हेल्प करें, और फिर इंडिया ने वहां पे कमांडोज उतारे, हमने अटैक किया था 47-48 में। 65 में ऑपरेशन जिब्राल्टर हमने शुरू किया था, और कश्मीर में फिर हमने दोबारा वही ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो उसके नतीजे में फिर आप देखिए कि इंडिया ने वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे अटैक किया, ये लाहौर की तरफ से। फिर 71 में हमने जंग शुरू की थी, इंडिया ने नहीं की थी, हमने जंग शुरू की थी जब 5 दिसंबर 1971 को हमारे जहाज़ों ने 11 नॉर्दर्न इंडिया के एयरफील्ड्स पे अटैक किया था। यहां से जंग शुरू हुई थी 5 दिसंबर को, और 16 दिसंबर को फिर हमने हथियार डाल दिए थे। फिर कारगिल हमने किया था कि वो एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग थी कि सर्दियों में हम भी पीछे आ जाते थे, अपने मोर्चे छोड़ के वो भी पीछे चले जाते थे। तो वो पीछे चले गए हुए थे, तो ये मुशर्रफ ने और कुछ 3-4 और जर्नैलों ने मिलके वो वहां पे कब्जा कर लिया जाके उनके मोर्चों के ऊपर। तो फिर वो कारगिल की जंग हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि जंगें तो हमेशा हमने शुरू की, और हमने हमेशा एक कह लें कि जारहियत की, सच्ची बात है, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये असगर खान जो हमारी एयरफोर्स के एक 4 स्टार जनरल थे, वो खुद अपने इंटरव्यू में ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि इंडिया से हर मर्तबा जंग हमने शुरू की और हर मर्तबा शिकस्त हमने खाई। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दें। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।